हेलो हेलो हेलो। तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फिजिक्स वाला के इस पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं आकाश श्रवण आप सभी का फिजिक्स मैटर, आप सभी का फिजिक्स टीचर आपके लिए लेकर आया है बहुत ही धमाकेदार सीरीज जिसका नाम है मास्टर 30, जिसमें 30 क्वेश्चन का ऐसा भंडार है जो कि हाईली एक्सपेक्टेड है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छुपे हुए हैं। तो आज के जो क्वेश्चंस है ना, उन क्वेश्चंस को तो अच्छी तरह से पढ़ के ही जाना, उन क्वेश्चंस को तो अच्छी तरह से समझ के ही जाना, और उन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से करके ही जाना, क्योंकि ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस है ना वो हाईली एक्सपेक्टेड है। सारे के सारे क्वेश्चंस है ना पूरे चैप्टर का कंक्लूजन है, पूरे चैप्टर का। जैसा कि आपको पता है, एक समरी सीरीज हमारी पैरेलल में चल रही है, समरी सीरीज भी चल रही है। समरी सीरीज में भी इन सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके बताया गया। तो कृपया कर समरी सीरीज को भी पूरा ध्यान से देखें, पूरी जानकारी के साथ देखें, क्योंकि समरी सीरीज में एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक टॉपिक को पूरी जानकारी, पूरी डिटेल के साथ आपके लिए बिल्कुल मुफ्त 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 में पीडब्ल्यू के हिंदी मीडियम चैनल पर अपलोड किया गया है। अधिक जानकारी के लिए कृपया कर प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में आपको टॉपिक वाइज सारे टॉपिक मिल जाएंगे। तो आज की इस सीरीज में कमाल क्या है, आज की इस सीरीज में धमाल क्या है, आज की सीरीज में लाजवाब क्या है। आज की जो सीरीज है ना पूरे क्वेश्चन से भरी हुई है, ढेर सारे क्वेश्चन हैं जो कि स्पेशली डिजाइंड है यूपी बिहार बोर्ड के हिंदी मीडियम के प्यारे प्यारे भोले भाले क्यूट क्यूट से छोटू छोटू से नन्हे नन्हे से बच्चों के लिए, ठीक है। क्योंकि ये सीरीज इज डेडिकेटेड फॉर क्लास 10 हिंदी मीडियम का मटेरियल है, बहुत सारा मटेरियल है। सुन रहे हो ना, सुन रहे हो ना, सुन रहे हो ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास कि हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परिचय और परावर्तन और अपवर्तन के बारे में, क्योंकि प्रकाश एक पूरा चैप्टर है। प्रकाश मतलब एक घटना भी है, प्रकाश एक वस्तु को विजिबल बनाने वाली एक फिजिकल प्रॉपर्टी भी है, एक कुछ कहानी भी है प्रकाश। लेकिन आपके चैप्टर का नाम प्रकाश है, ये नहीं कि सर हमारे दोस्त का नाम भी प्रकाश है वो, ठीक है। तो बेटा प्रकाश से संबंधित आज हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जिसमें कुछ दर्पण सूत्र भी हो सकता है, जिसमें कुछ एफ इजिकल्स टू आर बाई टू, जिसमें कुछ लेंस सूत्र भी हो सकता है, जिसमें कुछ अपवर्तन भी हो सकता है, जिसमें कुछ वस्तु की स्थिति प्रतिबिंब की स्थिति से संबंधित क्वेश्चन भी हो सकता है। तो कृपया कर समरी सीरीज का लेक्चर पूरा देख कर आए, क्योंकि वहां पर प्रकाश का जो पूरा चैप्टर है ना वो 2 लेक्चर में खत्म किया गया, फुल डिटेल में, फुल जानकारी के साथ वहां पर पूरा सिलेबस कराया जा रहा है। तो कृपया कर उन लेक्चर को भी अच्छी तरह से देखें, क्योंकि बेटा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से सारे सब्जेक्ट के लेक्चर डले हुए हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, आज हम प्रकाश से संबंधित बातें पढ़ेंगे, प्रकाश से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। तो बिना अराउंड 1 घंटे के आसपास, लगभग 1 घंटे के आसपास का समय लूंगा मैं। उस 1 घंटे के आसपास के समय में इस पूरे टॉपिक को, इस पूरे लेक्चर के संभावित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अराउंड 1 घंटे से थोड़ा अप डाउन भी हो सकता है, पूरे संभावित क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे। तो बस बने रहिएगा मेरे साथ अंत तक। तो बेटा सबसे पहले आज हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्वेश्चंस, हम करेंगे क्वेश्चंस, हम करेंगे क्वेश्चंस, हम करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस, ढेर सारे क्वेश्चंस का भंडार, ढेर सारे क्वेश्चंस का आपके लिए भंडार है, जिसमें बहुत सारे हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अच्छा, हमारा जो सफर है ना वो यहाँ समाप्त नहीं होगा। अभी आपके लिए कुछ और नई चीजें आएंगी, अभी आपके लिए कुछ और नया नया आएगा, अभी आपके लिए कुछ और नई चीजें दी जाएंगी, जिसमें देखना आपको पूरी तरह से तैयार कर देंगे। बोर्ड एग्जाम में जब आप एग्जाम पेपर हाथ में लोगे ना, आपको होगा ये भी क्वेश्चन होते हैं क्या, आप इस तरह से चुटकियों में सॉल्व करोगे हर एक बात को, हर एक क्वेश्चन को। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। बेटा देखो, क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो मुझसे पहले आप आंसर या फिर कमेंट में लिख दोगे कि सर आपसे पहले पता है हमें, या फिर आप बैठे हो ना, कोई मूवी तो देख नहीं रहे हो भाई, तो आप बोलोगे कि परावर्तन का नियम, क्वेश्चन है परावर्तन का नियम, और आंसर बोलोगे। चारों ऑप्शन को पढ़ोगे और चारों ऑप्शन में से सही आंसर को क्लास में मतलब फील करके बोला करो, खुद ही सुनो, खुद ही बोलो, ठीक है। और जिस तरह से, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम, क्या ये केवल समतल दर्पण के लिए सत्य हैं, क्या ये केवल अवतल दर्पण के लिए सत्य हैं, क्या ये उत्तल दर्पणों के लिए सत्य हैं, या सभी परावर्तक सतहों के लिए सत्य हैं।
तो जहां भी प्रकाश का परावर्तन होगा ना, वहां पर परावर्तन के नियम बिना किसी शर्त के लागू हैं, लागू हैं, लागू हैं। याद रखना। तो परावर्तन के जो नियम है ना, वो हर उस सतह के लिए वैलिड है जहां पर प्रकाश का क्या हो रहा है, परावर्तन। इसका मतलब परावर्तक सतहों के लिए, सभी प्रकार की परावर्तक सतहों के लिए ये वैलिड है। याद रखना। यदि आप प्रकाश का परावर्तन जानते हो, यदि आप प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़कर आए हो, समरी सीरीज में बताया है मैंने, है ना, तो प्रकाश के परावर्तन से संबंधित सारी बातें अगर आप जानते हो तो परावर्तन के नियम भी जानते होगे। और यदि आप परावर्तन के नियम नहीं जानते तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 आपको परावर्तन के नियम ही कराएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि परावर्तन के नियम आप बताइए, परावर्तन के नियम लिखिए। तो भाई साहब, ये एक पॉलिश सतह ले ली हमने, जैसा कि हमने ले लिया एक दर्पण। ठीक है, यदि दर्पण पर एक प्रकाश किरण आपतित होती है, यदि दर्पण पर एक प्रकाश किरण आपतित होती है, तो ये परावर्तन के पश्चात इस बिंदु पर आ जाएगी। यदि दर्पण पर एक प्रकाश किरण आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात ये यहां चली जाएगी। ठीक है, अब ये आपतित किरण है, आने वाली जो प्रकाश किरण है, इसे बोला जाता है आपतित। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चे इसे? आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है, अब बेटा देखना, ये जो प्रकाश किरण परावर्तित होकर वापस जा रही है, इसे बोला जाता है परावर्तित किरण। कौन सी किरण? परावर्तित किरण। ठीक है, अब बच्चे देखो, ये जो बिंदु है, इस बिंदु पर हमने क्या बना दिया? अभिलंब। इस बिंदु पर क्या बना दिया? अभिलंब। ठीक है, ये क्या कहलाता है बच्चे? अभिलंब। ठीक, ई कहलाए अभिलंब। ये क्या कहलाए बच्चे? अभिलंब। ठीक है, अब बच्चे देखो, आपतित कोण, सॉरी, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य कोण बनता है एंगल आई, और परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य कोण बनता है एंगल आर। तो परावर्तन का नियम क्या कहता है? परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। अर्थात यदि आप बात कर रहे हो ना किसकी? आपतन कोण की। यदि आप बात कर रहे हो ना आपतन कोण की, तो उसका मान सदैव परावर्तन कोण पर के बराबर होगा। तो यदि कोई प्रकाश किरण जितने कोण पर आती है, यदि कोई प्रकाश किरण जितने कोण पर आती है, वो उतने ही कोण पर वापस जाती है। ठीक है, अब दूसरी प्रकाश किरण देखो बेटा, दूसरी देखो, अब दूसरी प्रकाश किरण कह रहा हूं मैं, दूसरा नियम देखो। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होंगे। मतलब ये एक्स वाई के सापेक्ष या वाई जेड के सापेक्ष या जेड एक्स के सापेक्ष एक ही तल में उपस्थित होंगे, एक ही तल में स्थित होंगे। तो इंसिडेंट रे मतलब आपतित किरण, रिफ्लेक्टेड रे मतलब परावर्तित किरण, और नॉर्मल, तीनों कहाँ होंगे बच्चे? ये एक ही तल में स्थित होंगे। मैं जानता था, मुझे पता था, मैं समझता था और मैं पहचानता था कि आप दिक्कत कर सकते हो। आप दिक्कत कैसी कर सकते हो? नियम को लिखने में गलती कर सकते हो। तो डायग्राम तो बिल्कुल बढ़िया बना, डायग्राम तो आपको सारी बातें बता ही रहा है। डायग्राम के साथ साथ, डायग्राम के साथ साथ, डायग्राम के साथ साथ ये आपको नियम भी मिल रहा है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु एक ही पर बिंदु दर्पण का अभिलंब सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। ये आपका क्वेश्चन विद आंसर है। मैं जानता था कि आपको आंसर लिखने में दिक्कत हो सकती है, इसी वजह से इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने बिल्कुल उपस्थित है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है कि जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस के भीतर रखा जाता है तो दर्पण के पीछे एक बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ये छवि, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्जाम में आता है, डायरेक्टली आ जाता है या इनडायरेक्टली आ जाता है। क्वेश्चन को देखना और फील करना कि हमें बोला है कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। तो ये हमने बना दिया बेटा अवतल दर्पण। जब भी आप दर्पण बनाओ ना बेटा, कुछ बातों का ध्यान रखना। आपको सबसे पहले दर्पण का अक्ष बनाना है। अच्छा, अक्ष हमें दोनों तरफ चाहिए, क्योंकि तो ये बना दिया हमने अक्ष दर्पण का। ठीक, ये बिंदु ध्रुव कहलाता है। ठीक है, ये बिंदु फोकस कहलाता है और ये बिंदु वक्रता केंद्र कहलाता है। अब क्वेश्चन की बात पढ़ो। क्वेश्चन कहता है कि फोकस के भीतर रखा जाता है। किसके भीतर रखा जाता है बच्चे? फोकस के भीतर। तो यदि किसी वस्तु को आप यहां रख देते हो फोकस के भीतर, कहाँ रख दिया बच्चे? फोकस के भीतर, तो वस्तु के हेड से पहली प्रकाश किरण समांतर अक्ष के, और ये कहाँ जाती है बच्चे? फोकस से, और दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाती है और वापस आ जाती है। अब इतने में काम थोड़ी ना बनना हमारा। इन प्रकाश किरण को एक्सटेंड करो, इन प्रकाश किरण को क्या करो? एक्सटेंड करो। इन प्रकाश किरण को क्या करो? एक्सटेंड करो। इन प्रकाश किरण को क्या करो? एक्सटेंड करो। जिस जगह पर ये दोनों प्रकाश किरण मिल जाती है ना, वहां पर प्रतिबिंब बन जाता है। तो ये अगर ऑब्जेक्ट था और ये क्या है? उसकी इमेज है। ये अगर वस्तु थी तो ये उसका प्रतिबिंब है। अब मुझे बताइए ये प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? ये प्रतिबिंब सीधा बन रहा है।
ये प्रतिबिंब क्या बन रहा है, सीधा बन रहा है, और ये प्रकाश किरण को खींच तान के मिलाना पड़ रहा है हमें। और जब प्रकाश किरण को हम खींच कर लाते हैं, प्रकाश किरण को जब हम खींच कर लाते हैं तो प्रतिबिंब बनता है आभासी। प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी। तो प्रतिबिंब कैसा है बच्चे, आभासी है और साथ ही साथ सीधा भी है। प्रतिबिंब कैसा है बच्चे, आभासी है और साथ ही साथ सीधा भी है। तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब, आभासी और सीधा प्रतिबिंब होने के कारण ऑप्शन नंबर डी, आभासी और सीधा, इज द राइट आंसर। चिंता मत करो, आपको सारे क्वेश्चंस को डिटेल्ड में कराया जाएगा। देखो सबूत आपके सामने है। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी और सीधा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक, अब जब किसी वस्तु को, अच्छा ये इसका उत्तर है बेटा, उत्तर दिया गया है उसका उत्तर। ठीक है, डायग्राम मैंने आपको यहाँ बता दिया है, उत्तर आपका ये दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसे पढ़ने के लिए समरी सीरीज में मैंने आपको बताया हुआ है कि ये नियम कब कब लागू होते हैं। क्वेश्चन को पढ़ना और मेरे से पहले अब, अच्छा देखो, अब जब क्वेश्चन सॉल्व करा करो ना बेटा, तो अपने जब भी आप क्लास अटेंड करा करो, जब भी किसी भी सब्जेक्ट की, नॉट ओनली फॉर फिजिक्स, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की क्लास अटेंड करा करो ना, तो साथ में कॉपी पेन रखा करो। जब भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें मिलती हैं, जब भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, तो पॉज कर कर पहले सॉल्व किया करो। ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस है बेटा, आप पढ़ रहे हो, कुछ ज्ञान ले रहे हो, तो उस ज्ञान को अप्लाई भी करते चलो, साथ ही साथ मजा आएगा। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश की एक किरण उत्तल दर्पण पर आपतित होती है जैसा कि दर्शाया गया है। आरेख को दोबारा बनाएं तथा दर्पण से परावर्तन के बाद इस किरण का पथ पूरा करें, उस पर आपतन कोण तथा परावर्तन कोण को अंकित करें। तो बेटा एक प्रकाश किरण देख रहे हो आप, एक प्रकाश किरण है जो ऐसी आती है, हमें इसके पथ को पूरा करना है और कुछ नहीं। तो यार ये प्रकाश किरण समांतर आ रही है मुख्य अक्ष के। ये प्रकाश किरण कैसी आ रही है बच्चे, समांतर आ रही है मुख्य अक्ष के। और यदि ये प्रकाश किरण समांतर आ रही है मुख्य अक्ष के, पहली बात तो ये उस तरफ तो जा नहीं सकती है, क्योंकि दर्पण है, दर्पण क्या करता है, प्रकाश को परावर्तित कर वापस भेज देता है। तो ये प्रकाश किरण क्या हो गई बच्चे, परावर्तित हो गई। ये प्रकाश किरण क्या हो गई बच्चे, परावर्तित हो गई। अब बात ये है ये कैसे, किसके सापेक्ष परावर्तित होगी, तो समांतर किरण सदैव फोकस के सापेक्ष परावर्तित होती है। किसके सापेक्ष परावर्तित होती है बच्चे, फोकस के सापेक्ष। अब हमें यहाँ पर ये आपतन बिंदु है बेटा, ठीक है, आपतन बिंदु पर अभिलंब बनाना है। तो ये बना दिया अभिलंब, जो किससे जाएगा, केंद्र से जाएगा। अब आपतित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बनता है, ये कोण क्या बनता है बच्चे, आई, और परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बनता है, ये क्या बनता है बच्चे, आर। तो बेटा ये बन गए हमारे। अच्छा यहाँ पर एक मैंने थोड़ा सा आलस कर दिया कि यहाँ पर बोला था डायग्राम को दोबारा बनाइए, मैंने दोबारा नहीं बनाया, मैंने एक ही बार में उसी डायग्राम में करेक्शन कर दिया है। बच्चे बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसके बेसिस पर क्वेश्चन अक्सर पूछे जा चुके हैं, और यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं ना बेटा, उन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ पर लेकर आए। ठीक है, अब बच्चे ध्यान से समझना, आगे बढ़ते हैं अपन, इस क्वेश्चन को क्लियर करते हैं, थम्स अप कर दो और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब 5वें नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि गोलाकार दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन -3 होता है। इस कथन से दर्पण प्रतिबिंब से प्राप्त होने वाली सूचनाओं की सूची बनाई। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये बोलता है कि जो प्रतिबिंब का आवर्धन है वो कितना है, -3 है। कितना है बच्चे, -3 है। और इस -3 से हमें क्या क्या पता चलता है, हमें क्या क्या पता चलता है। तो बच्चे देखो, पहला तो ये क्या है बच्चे, ऋणात्मक है। पहला क्या है, आवर्धन क्या है, ऋणात्मक है। अतः प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक। प्रतिबिंब कैसा होगा बच्चे, वास्तविक। अगर आवर्धन ऋणात्मक आता है, अगर आवर्धन का मान माइनस में आता है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा बच्चे, वास्तविक। और यदि आवर्धन का मान प्लस में आता तो प्रतिबिंब कैसा बनता बच्चे, आभासी। ठीक है, अब बच्चे देखो, आवर्धन का मान कितना है, 3 है। आवर्धन का मान कितना है बच्चे, 3 है, माइनस में है। ठीक है, अभी हमने सर 3 लिखा है, तो इसका मतलब जो इमेज है ना वो काफी बड़ी है, 3 गुना बड़ी है प्रतिबिंब से। मतलब जो माफ कीजिएगा उल्टा बोल दिया मैंने, जो प्रतिबिंब है ना वो वस्तु से 3 गुना बड़ा है, जो इमेज है ना वो ऑब्जेक्ट से 3 गुना बड़ी बनी है। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पर एक -3 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जो दर्पण है वो कौन सा संभव है, इसके बारे में भी हम बात बता सकते हैं। अब -3 है, मतलब प्रतिबिंब बन रहा है वास्तविक, प्रतिबिंब बन रहा है वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब सिर्फ और सिर्फ कौन सा दर्पण बनाता है बच्चे, सिर्फ और सिर्फ अवतल। ठीक है, तो हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं बच्चे, कौन से दर्पण की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर बात हो रही है अवतल दर्पण की। अगर उत्तल दर्पण की बात करो और समतल दर्पण की बात करो, तो इस स्थिति में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। तो प्रतिबिंब
कौन सा बन रहा है बच्चे, वास्तविक बन रहा है। यहाँ पर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से 3 गुना बड़ा है और दर्पण कैसा है बच्चे, अवतल दर्पण है। तो इस स्टेटमेंट से, इस कथन से हमें इन सारी बातों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, अच्छा ये सारी बातें क्लियर। अब अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखकर बताओ। अगला क्वेश्चन कहता है कि गोलाकार दर्पण द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन +3 है। रेखीय आवर्धन +3 है, रेखीय आवर्धन +3 है। बेटा ध्यान से देखना, रेखीय आवर्धन मतलब m का मान कितना दिया है, +3, तो +3 है। ठीक है, इस मान का विश्लेषण करें और दर्पण का प्रकार बताएं। दर्पण के ध्रुव, ये ध्रुव है, दर्पण के ध्रुव के संबंध में वस्तु की स्थिति बताएं और इस स्थिति में छवि का निर्माण दर्शाने के लिए एक किरण आरेख बनाएं। किरण आरेख तो आप लोगों को आता है, मैं आपको बताऊं कैसे। पहली बात तो प्रतिबिंब m धनात्मक में आया तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा बच्चे, वास्तविक। प्रतिबिंब कैसा बनेगा बच्चे, वास्तविक। अरे काहे चिंता कर रहे हो, ये देखो जब माइनस में आया था, माफ करना मैंने उल्टा लिख दिया, माफ करना, सॉरी गलती हो गई। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा बच्चे, आभासी। ठीक है, कैसा बनेगा बच्चे, वर्चुअल। कैसा बनेगा, आभासी। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पर जब माइनस में था तो वास्तविक था, तो प्लस में होगा तो कैसा बनेगा, आभासी। अब बेटा m क्या दिखाता है, m कहता है कि m का मान कितना है, 3 है, मतलब प्रतिबिंब बड़ा है वस्तु से। और सिर्फ अवतल दर्पण में ही ऐसी स्थिति होती है, सिर्फ और सिर्फ अवतल दर्पण में ही ऐसी स्थिति होती है कि जब प्रतिबिंब बनता है तो वो बड़ा बनता है। याद करो, यदि हम बात करेंगे समतल दर्पण की तो वस्तु का आकार प्रतिबिंब का आकार बराबर होगा। यदि हम बात करेंगे उत्तल दर्पण की तो प्रतिबिंब का आकार छोटा होगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी बच्चे, हाँ, अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण की एक ऐसी स्थिति होती है जब किसी वस्तु को कहाँ रखा जाता है। देखो मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा क्योंकि डायग्राम मैं यहाँ बना चुका हूँ। जब किसी वस्तु को ध्रुव व फोकस के मध्य रखा जाता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। उस वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है बच्चे, बड़ा बनता है। बस इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हमने ध्यान में रखा है। तो वस्तु की जो स्थिति है, मैं क्या बता रहा हूँ बच्चे, वस्तु की जो स्थिति है, यही वाला कर रहे थे ना, नहीं इसके बाद वाला, ठीक ओके। तो जो वस्तु की स्थिति है ना बच्चे, दर्पण व ध्रुव के मध्य वस्तु की स्थिति बताइए। तो वस्तु कहाँ रखी है बच्चे, वस्तु, ठीक है, F मतलब फोकस, व ध्रुव मतलब पोल के मध्य कहीं रखी है। ठीक है, तो वस्तु ध्रुव व पोल के मध्य कहीं रखी है, याद रखना। ठीक है, अब बच्चे आगे बढ़ते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। अब बच्चे आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर का क्वेश्चन था। अब 7 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन को पहले पढ़ो और क्वेश्चन को मेरे से पहले सॉल्व करो। क्वेश्चन कहता है कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर निर्देशित आपतित किरण के अनुरूप परावर्तित किरण का पथ दर्शाने के लिए किरण आरेख बनाए तथा उस पर आपतन कोण तथा परावर्तन कोण को निर्देशित करें। मतलब हमें बोला गया है कि हमारे पास कौन सा दर्पण है बच्चे, उत्तल दर्पण है। अरे रे रे रे, उत्तल दर्पण, सेम क्वेश्चन पहले आ चुका है। तो ये बना दिया हमने उत्तल दर्पण। ठीक है, अब ये बना दिया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के अंदरूनी हिस्से पर क्या होती है बच्चे, पॉलिश होती है। अंदरूनी हिस्से पर क्या होती है बच्चे, पॉलिश होती है। तो एक प्रकाश किरण समांतर आती है तो ये इस दिशा में आ जाती है और किसके सापेक्ष आती है बच्चे, फोकस के सापेक्ष। ठीक है, यहाँ पर अभिलंब बना दो, ये कोण हो गया I और ये कोण हो गया R। रिपीटेड क्वेश्चन है, इस पैटर्न का क्वेश्चन एक और पहले दिया गया था, याद रखना, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब इसी पैटर्न का क्वेश्चन पहले आ चुका। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए, इस क्वेश्चन को जानने के लिए आपको एक बात याद रखना पड़ेगी और वो बात है किरण आरेख। अवतल दर्पण के किरण आरेख आपको पता होना चाहिए। यदि आपको अवतल दर्पण के किरण आरेख पता है ना तो आप चुटकियों में इसे सॉल्व कर दोगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, पहले क्वेश्चन में बात सुनो कि गोलाकार दर्पण द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन -1 होता है। ठीक है, गोलाकार दर्पण द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन कितना होता है बच्चे, -1 होता है। इस मान का विश्लेषण करते हुए पहले तो आपको क्या बताना है, दर्पण का प्रकार बताना है। दूसरा, दर्पण के ध्रुव के संबंध में वस्तु की स्थिति बताइए और अपने उत्तर की व्याख्या के लिए चित्र भी बनाइए। तो पहले हम इस विचित्र से चित्र को अपनी चित्रकारी से चित्र के रूप में निरूपित कर लेते हैं। तो बेटा यहाँ पर बोला है कि रेखीय आवर्धन -1 है, मतलब m का मान कितना है बच्चे, -1 है। तो माइनस से हमें प्रतिबिंब क्या पता चला बच्चे, प्रतिबिंब पहली बात तो क्या है, वास्तविक है। प्रतिबिंब पहली बात तो क्या है बच्चे, वास्तविक है। और दूसरा, आकार प्रतिबिंब का वस्तु के आकार के बराबर है।
आकार प्रतिबिंब का वस्तु के आकार के बराबर है, और दर्पण कैसा है, गोलाकार दर्पण। तो गोलाकार दर्पण का सिर्फ एक ही ऐसा दर्पण होता है, क्या बोला कि गोलाकार दर्पण में एक ही ऐसा दर्पण होता है जिसमें वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है, और वो दर्पण होता है, मैं डायग्राम बनाता हूँ और पहचान कर बताना, वो दर्पण होता है अवतल दर्पण। कैसा दर्पण होता है बच्चे, अवतल दर्पण। ये हमने बना दिया अवतल दर्पण, ठीक है। अब अवतल दर्पण ये बना दिया हमने अवतल दर्पण, तो ये रहा F और ये रहा C, ठीक है। अब यदि किसी वस्तु को आप C पर रखते हो, कहाँ रखते हो, C पर रखते हो, तो उस वस्तु से पहली प्रकाश किरण गई समांतर, और समांतर प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी बच्चे, फोकस से, और दूसरी प्रकाश किरण ले आओ फोकस से, और फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण क्या हो जाएगी, समांतर। तो इस स्थिति में है ना, ये जो प्रतिबिंब बनता है ये बनता है I, और इस स्थिति में वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है। तो बच्चे मेरे प्यारे प्यारे भोले भोले से बच्चों, अब मुझे बताइए कि दर्पण व ध्रुव के मध्य, ये पहले वाले का आंसर क्या है, दर्पण का प्रकार, तो दर्पण क्या हो जाएगा बच्चे, अवतल दर्पण। दूसरा, दर्पण तथा ध्रुव के मध्य संबंध में वस्तु की स्थिति, तो दर्पण तथा ध्रुव के मध्य, तो वस्तु कहाँ रखी है बच्चे, वस्तु कहाँ रखी है बच्चे, वस्तु रखी है वक्रता केंद्र पर, अर्थात C पर। अच्छा, अपने उत्तर की पुष्टि के लिए हमने यहाँ पर इस विचित्र से चित्र को अपनी चित्रकारी से ड्रॉ भी कर दिया, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व करना है। अब अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आए ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आंसर देना, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना। देखो बेटा, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि गोलाकार दर्पण द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन -1/5 है, ठीक है। क्या कहता है, m का मान कितना दिया है, -1/5। इस मान का विश्लेषण करते हुए गोलाकार दर्पण का प्रकार बताइए, दर्पण व ध्रुव के मध्य संबंध बताइए, ठीक है भाई साहब। तो बेटा देखो, पहले तो m का मान क्या है, m का मान क्या है, धनात्मक है, और m का मान धनात्मक है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा बच्चे, वास्तविक बनेगा। अच्छा देखो, 1/5 मतलब प्रतिबिंब बहुत छोटा बन रहा है, 1/5 5 गुना कम बन रहा है प्रतिबिंब, ठीक है। तो बच्चे देखो, जब प्रतिबिंब 1/5 बन रहा है और वास्तविक बन रहा है, तो छोटा प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब, छोटा प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब सिर्फ और सिर्फ अवतल दर्पण में बन सकता है। किसमें बन सकता है बच्चे, अवतल दर्पण में बन सकता है। मैं आपको बताऊं, यदि कोई वस्तु C से परे रखी होती है, यदि कोई वस्तु C से परे रखी होती है, तो उस वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है। मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं। ये रहा हमारे पास एक अवतल दर्पण, ठीक है, क्योंकि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है इसलिए हम अवतल दर्पण का उपयोग कर रहे हैं। ये बना दिया हमने फोकस, ये बना दिया हमने लगभग डबल दूरी पर वक्रता केंद्र, ठीक है। अब बेटा इसके थोड़े से दूरी तक ले जाता हूं। अब बेटा यदि किसी वस्तु यार येलो कलर नहीं यूज करते अपन, दूसरा कलर ले लेते हैं। यदि किसी वस्तु को यहाँ पुट करा तो पहली प्रकाश किरण समांतर गई, ठीक है, कहाँ से आई, फोकस से, ठीक है। दूसरी प्रकाश किरण ले जाओ, ये आ गई केंद्र से। अब देखो बेटा, यहाँ पर प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, लो। तो वस्तु कहाँ रखी है, वस्तु रखी है C से परे। अब तीनों को आंसर देते हैं। पहला क्या है, दर्पण का प्रकार अवतल, पहला क्या है बच्चे, दर्पण का प्रकार अवतल। दूसरा, दर्पण व ध्रुव के मध्य, तो स्थिति क्या है, C से परे मतलब C से दूर, है ना, ऐसा भी लिख सकते हो कि C व अनंत के बीच में। और तीसरा डायग्राम, ई रहा आपका डायग्राम। चमका या नहीं, क्वेश्चन बताओ। अभी हमारे कितने क्वेश्चन हुए, 9 क्वेश्चन हुए। हमारे कितने क्वेश्चन हुए, 9 क्वेश्चन हुए। और देखो क्वेश्चंस कर रहा है, मास्टर 30 सीरीज इज टोटली बेस्ड फॉर योर प्रैक्टिस। ये जो है ना पूरी तरह से टोटली बेस्ड है सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। क्योंकि बच्चे क्वेश्चंस आप देखो, आपको समरी सीरीज भी मिल रही है साथ ही साथ में। समरी सीरीज में आपको सारे क्वेश्चंस, सारे कॉन्सेप्ट बताए गए। अब कॉन्सेप्ट को अप्लाई भी तो करना है, तो उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए वी हैव प्लान्ड मास्टर 30 सीरीज। इन मास्टर 30 सीरीज में बहुत सारे हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो चलो अगले की तरफ बढ़ते हैं। अब निम्नलिखित मामलों के लिए किरण आरेख बनाइए। मतलब निम्नलिखित मामलों, ये यहाँ पर ज्यादा ही खतरनाक हिंदी उपयोग हो गई कि जब अवतल दर्पण के वक्रता, जब कोई प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। तो पहली स्थिति देखते हैं, अवतल दर्पण बनाते हैं। तो ये रहा अवतल दर्पण। को जैसे ही है ना, जब भी आपको अवतल दर्पण बनाना है, मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि सबसे पहले क्या बनाओगे, सबसे पहले क्या बनाओगे, सबसे पहले क्या बनाओगे, सबसे पहले क्या बनाओगे, हाँ ध्रुव।
पहले तो पॉलिश करोगे ध्रुव, फिर फोकस, और फिर क्या बनाओगे बच्चा, केंद्र। अब स्थिति क्या कहती है, स्थिति कहती है कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरते हुए उस पर आपतित होती है। तो बेटा ध्यान से समझना, ये प्रकाश किरण कहाँ गई, ऐसी गई, ठीक है। तो ये वापस आ जाएगी। क्यों वापस आएगी मैं आपको बताता हूं। यदि कोई प्रकाश, देखो यहां पर गई है तो यहीं तो अभिलंब खड़ा होगा, इसी पर क्या होगा, अभिलंब। अब अभिलंब के सापेक्ष इसके आपतन कोण का मान कितना हो गया, 0। और यदि आपतन कोण का मान 0 हो गया तो ये कितने कोण पर आ जाएगी, 0 पर वापस आ जाएगी। तो जहां से गई है वो वापस आ जाएगी, यहीं इसी के साथ अभिलंब खड़ा होगा, ठीक है। तो जितने कोण पर गई है उतने कोण पर वापस आ जाएगी। ये क्या है बच्चे, अब देखो ऐसा क्यों, क्योंकि त्रिज्या जो होती है ना बच्चे, वो ये जो सी से लेकर इस तक की जो दूरी है त्रिज्या की तरह काम कर रहा है, और त्रिज्या परिधि पर अभिलंब गिरती है। और अभिलंब जब गिरती है तो अभिलंब के सापेक्ष 0 डिग्री पर गिर रही है, और 0 डिग्री पर गिर रही है तो वापस वहीं आ जाएगी। पहला पॉइंट ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, मुख्य अक्ष के समांतर उत्तल दर्पण पर, मुख्य अक्ष के समांतर, और दर्पण देखो कौन सा, उत्तल दर्पण, ठीक है। तो बेटा दूसरा हम डायग्राम बनाते हैं, मुख्य उत्तल 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 कैसे बनता है, हाँ याद आ रहा है, हाँ याद आ रहा है, ठीक है। तो ये बना दिया मैंने उत्तल दर्पण, इसका फ्रंट एरिया रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, तो ये बना दिया हमने उत्तल दर्पण, ठीक। ये जैसी मैंने पॉलिश करा ना, पोल, फोकस और सेंटर, ये तो आपको बनानी है। और प्रकाश किरण जाती है मुख्य अक्ष से समांतर, प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर कहां से जाएगी, फोकस से होती हुई, ठीक है। और फोकस के सापेक्ष ये दूर की ओर विस्तृत हो जाएगी, ठीक है। अगर अवतल दर्पण की बात करते हैं तो अंदर की ओर आती है, उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं, इसी वजह से ये कहां जा रही है, दूर की ओर। तीसरा देखो, उस पर आपतित अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजर रही है। कौन से दर्पण से, अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजर रही है, ठीक है। तो ये रहा, ये रहा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। अब बेटा, ये बेटा ध्यान से देखो, दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज F एंड दिस पॉइंट इज C, ठीक है। अब क्या बोला, कहां से गुजर रही है, उस आपतित अवतल दर्पण के फोकस से। तो यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से आती है ना, फोकस से नहीं आई है, यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से आती है ना, तो कैसी हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इन तीनों स्थितियों के लिए बड़े प्यारे से डायग्राम मैंने बनाए हुए हैं, इन प्यारे से डायग्राम को जरूर बनाकर देखिएगा। अब अगले, ये रीजनिंग क्वेश्चन थे, ये लॉजिकल क्वेश्चन थे, ये कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन थे। आपने यहाँ पर अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करा, जिन कॉन्सेप्ट को आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो बच्चे आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि होने वाला है आपके लिए न्यूमेरिकल। क्वेश्चन को पढ़कर फील करना। बेटा मैं जैसे आपको, आप मेरी क्लासेस अगर देखते हो ना, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले गिवन निकालो, ठीक है। पहले क्या करो, गिवन निकालो। अच्छा देखो, इसमें एक अवतल दर्पण दिया है और जिसकी फोकस दूरी क्या दी है, 20 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितनी दी है बच्चे, 20 सेंटीमीटर। और चिन्ह परिपाटी के अनुसार, क्या चिन्ह परिपाटी के अनुसार फोकस दूरी को हम कैसे लेंगे, माइनस में लेंगे। देखो मैंने चिन्ह परिपाटी आपको पढ़ाई हुई है, ठीक है। अब 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए, तो वस्तु का आकार कितना दिया है बच्चे, -4, माफ करना, यहाँ पर वस्तु का आकार 4 सेंटीमीटर दिया है, और दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए, मतलब यू हमें पता लगाना है। दर्पण की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी u होती है, ताकि उसकी छवि का निर्माण 30 सेंटीमीटर पर बने, मतलब उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बने बच्चे, 30 सेंटीमीटर पर बने, ठीक है। अब बच्चे देखो, हमारे पास f है, हमारे पास u नहीं है, हमारे पास v है। हमारे पास f है, हमारे पास u नहीं है, हमारे पास v है। तो इन तीनों के बीच में हमें क्या करना है बच्चे, ठीक है। अच्छा देखो, f और f, ठीक, f 30 है तो v 30 सेंटीमीटर पर बन रहा है, तो लगभग इसका आंसर आना चाहिए। मैं ऐसे ओरली करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इसका आंसर आना चाहिए 1/f = 1/v + 1/u, ठीक है। तो 1/u मैं ओरली करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो यार, अब देखो, हम प्रतिबिंब को वास्तविक लेते हैं, तो यहाँ पर हम माइनस पुट कर देते हैं, आभासी के लिए प्लस पुट करते हैं, लेकिन हम वास्तविक मान लेते हैं, ठीक है। तो 1/f = 1/v। कैलकुलेशन तो मैं दिमाग में कर नहीं पाया, तो 1/v कितना है, -30। क्या आपको f का मान दिया है, -20 = 1, सॉरी, प्लस में क्या हो जाएगा बच्चे, 1/u, ठीक है। कोई दिक्कत। अब बेटा जब प्लस में 1/u हो जाएगा तो इसे उठाकर यहाँ ले आओगे तो प्लस का हो जाएगा, तो -1/20, और यहाँ प्लस का हो गया 1/30 = 1/u, ठीक है। और 30 और 20 का एलसीएम 60 आ जाएगा, 20 से -3 बार गया, और +2 = 1/u।
तो -3 - 2 माइनस का 1/60 इज इक्वल्स टू 1/u। ठीक है, तो u का आकार कितना आ रहा है, -60 सेंटीमीटर। मतलब u कितनी दूरी पर है, वस्तु कितनी दूरी पर है, -60 सेंटीमीटर पर रखी है। बिल्कुल भाई, -60 सेंटीमीटर रखी। देखो मैंने क्वेश्चन को पहले समझा क्यों था, क्योंकि देखो फोकस दूरी कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर, तो केंद्र कितनी दूरी पर होगा, 40 सेंटीमीटर पर होगा। अब 40 सेंटीमीटर से दूर कोई वस्तु रखी है, मतलब 60 सेंटीमीटर पर, तभी उसका प्रतिबिंब फोकस व केंद्र के मध्य बन रहा है, अर्थात 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। हमें यहाँ पर छवि का आकार भी बताना है, छवि मतलब प्रतिबिंब का आकार भी बताना है। तो बच्चे इसके लिए आवर्धन का सूत्र उपयोग करना पड़ेगा, I/O इज इक्वल टू -V/U। ठीक है, तो I अपनी जगह है, I का मान दिया है क्या, नहीं, O का मान दिया है 4। ठीक है, -V का मान कितना आया है, -30, और U का मान कितना है, दैट इज U का मान कितना है, -60। ठीक है, तो इससे ये उड़ा दो, 30 से 60 गया 2 टाइम, तो I इज इक्वल टू -4/2। लो भाई, तो I का मान कितना आ गया, -2 सेंटीमीटर। I का मान कितना आ गया बच्चे, दैट इज -2 सेंटीमीटर। I का मान कितना आ गया, -2 सेंटीमीटर। बताओ चमका या नहीं। ठीक है, तो बच्चे अगर वस्तु का आकार 4 है तो 2 सेंटीमीटर की इमेज बन रही है। एंड आई होप आपको एक क्वेश्चन आया होगा। ठीक है, अब बच्चे देखो क्वेश्चन को फील करना, पहले इस क्वेश्चन को फील करना और इस क्वेश्चन को करके बताना। पहले करो कि दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा आवर्धन -1 है। लो भाई, खत्म कहानी। क्वेश्चन को देखते से ही आंसर दे दो। आवर्धन का मान कितना दिया है, -1। ठीक है, तो दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी है, तो u की वैल्यू कितनी है, -40 सेंटीमीटर। तो वस्तु कहाँ नहीं, छवि मतलब प्रतिबिंब हमें कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर पर रखा हुआ। तो वस्तु कहाँ रखी है, अरे यार -1 है, तो आवर्धन का मान कितना है बच्चे, -1। ठीक है, तो बेटा जब आवर्धन का मान 1 है तो वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार बराबर होगा, और जब वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार बराबर है तो इस स्थिति में क्या बोला बच्चे, इस स्थिति में जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा, वस्तु के आकार के बराबर। तो u भी कितना हो जाएगा, -40 सेंटीमीटर। अरे याद करो, अवतल दर्पण की एक बहुत अच्छी स्थिति थी कि जब वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है तो वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। अच्छा, यदि वस्तु को दर्पण की ओर 20 सेंटीमीटर आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, क्या बोला, दर्पण की ओर 20 सेंटीमीटर बढ़ाया गया, दर्पण की ओर 20 सेंटीमीटर बढ़ाया गया, तो वस्तु कहाँ आ गई, फोकस पर। ठीक है, देखो बेटा 40 सेंटीमीटर की जो दूरी दी है वस्तु की, तो ये क्या है, C है, और वस्तु कहाँ गई बच्चे, दूसरी स्थिति में वस्तु कहाँ गई बच्चे, फोकस में। तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, इन्फिनिटी में। प्रतिबिंब कहाँ बन गया बच्चे, अनंत में। बहुत सिंपल सा, बहुत साधारण सा क्वेश्चन है। और बेटा इन क्वेश्चन को करने के लिए पहले कॉन्सेप्ट आना चाहिए। देखो मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये सारी की सारी स्टडी चलती है कॉन्सेप्ट पर, ये सारी की सारी कॉन्सेप्ट पर स्टडी चलती है, और आपको कॉन्सेप्ट समरी सीरीज में हर सब्जेक्ट के प्रोवाइड किए गए हैं। तो बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि गोली दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा होता है, बिल्कुल, तथा इसका आवर्धन -2 है। यदि छवि दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो वस्तु कहाँ रखी गई है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब। देखें क्या बोलता है कि गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा इसका आवर्धन -2 है। ठीक है, यदि छवि दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो v कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो वस्तु कहाँ रखी गई है, हमें निकालना है u, हमें निकालना है u। ठीक है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है और वस्तु कहाँ रखी गई है, और दर्पण की फोकस दूरी आप ज्ञात करेंगे। अब बच्चे देखो m इज इक्वल टू -v/u। ठीक है, तो -2 इज इक्वल टू -30/u। ठीक है, तो बेटा देखो -30/u, तो u का मान कितना आ रहा है, u का मान, अच्छा ये माइनस भी आएगा साथ में माइनस में। ठीक है, प्रतिबिंब वास्तविक है ना, तो LHS में बन रही होगी, तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी आ रही है, -15 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी कितनी आ गई बच्चे, -15 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर रखा हुआ है, -15 सेंटीमीटर पर। ठीक है, अच्छा एक मिनट, v का मान 30 दिया है, यदि अपन -15 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब रखेंगे तो उसके दुगने आकार का बनना चाहिए फोकस। ठीक है, तो यहाँ पर फोकस दूरी का जो मान आएगा वो 10 से 20 के बीच में आना चाहिए। फोकस दूरी का मान 10 से 20 के बीच में आना चाहिए। तो हाँ, फोकस दूरी का मान 10 से 20 के बीच में आना चाहिए। करके देखते हैं अपन। ठीक है,
तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक, तो 1/f v का मान कितना है, v का मान कितना है -30। ठीक है, u का मान कितना है आया -15। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ गया 30। अच्छा और आसान कर देते हैं इसे, हम इसको थोड़ा सा और आसान कर देते हैं, प्लस माइनस को अच्छी तरह से सॉल्व करके, तो -1/30 -1/15। ठीक, तो एलसीएम आया 3, 1 और 2। ठीक, तो -3/30। तो लो भाई सही बोल रहा था मैं, f का मान कितना आ गया, f का मान आ गया 10 सेंटीमीटर, और वो भी माइनस में आया। इससे क्या पता चला कि दर्पण कौन सा है, क्या पता चला दर्पण कौन सा है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किरण आरेख बनाने के लिए हम प्रकाश की 2 किरणों का उपयोग करते हैं, जिन्हें इस प्रकार चुना जाता है कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात उनकी दिशाएं निर्धारित करना आसान हो। उन दोनों किरणों को चुनें और अवतल दर्पण से परावर्तित के बाद इनका पथ बनाएं। तो पहले मैं इतना क्वेश्चन कर देता हूं, ठीक है, उसके बाद हम आगे करते हैं। तो भाई साहब यदि आप डायग्राम बनाते हो ना, तो आपको 2 प्रकाश किरणें चुनना रहती हैं। कितनी प्रकाश किरणें चुनना रहती हैं बेटा, 2 प्रकाश किरणें। और यदि आप 2 प्रकाश किरणें चुनोगे तो कौन सी प्रकाश किरणें चुनोगे, ये क्वेश्चन ये कहता है कि आप यदि 2 प्रकाश किरणें चुनोगे तो कौन सी प्रकाश किरणें चुनोगे, उनके बारे में बताओ। तो यदि वस्तु यहाँ रखी है, तो पहली प्रकाश किरण हम समांतर चुनते हैं, पहली प्रकाश किरण समांतर चुनते हैं, इजीली हम पथ निकाल लेते हैं उसका, आसान हो, निर्धारित करना आसान हो। और दूसरा वक्रता केंद्र से। तो ये इन 2 प्रकाश किरणों के आधार पर हम किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आराम से बना देते हैं। ठीक है बच्चे। अच्छा देखो यहाँ पर क्या बोला, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी से स्थिति ज्ञात करने के लिए किरणों का पथ। ठीक है। अब बेटा क्या बोला कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर छवि की प्रकृति ज्ञात करने के लिए इन दोनों किरणों का छवि की प्रकृति। तो यहाँ पर बच्चे वस्तु दी गई है, ठीक है, वस्तु कहाँ रखी है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। चलो बढ़िया, डायग्राम से ही काम हो जाएगा इसमें तो बेटा। ठीक, तो ये बना दिया हमने, बढ़िया। ये क्या बना दिया हमने, हाँ दर्पण। ठीक, ये ध्रुव, डायग्राम से काम हो जाएगा, ध्रुव, ये फोकस, और ये बना दिया केंद्र। ठीक, तो बच्चे इसकी फोकस दूरी कितनी दी है 15 सेंटीमीटर, तो ये कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। अब वस्तु कहाँ रखी है, नहीं फोकस दूरी कितना 10 सेंटीमीटर दी है, मैंने 15 लिख दी। ठीक है, फोकस दूरी कितनी दी है बच्चे 10 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी दी है 10 सेंटीमीटर। ठीक, और वस्तु कहाँ रखी है 15 सेंटीमीटर पर। तो बेटा देखो फोकस का दोगुना केंद्र हो जाएगा, तो यहाँ कहीं आएगा 15 सेंटीमीटर, यहाँ कहीं आएगा 15 सेंटीमीटर। तो बेटा 15 सेंटीमीटर पर यदि वस्तु रखी है तो ये लिख दिया मैंने 15 सेंटीमीटर। तो अब आप इसका किरण आरेख बना सकते हो। पहली प्रकाश किरण समांतर, और समांतर कहाँ से जाएगी बच्चे फोकस से, और दूसरी प्रकाश किरण आप ध्रुव से ले जाओ, तो ये गई ध्रुव से, और ये जहाँ पर जाकर मिलेंगी, ज़्यादा तिरछी हो गई, जहाँ पर जाकर मिलेगी वहाँ पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, और प्रतिबिंब रियल बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है बच्चे, रियल। ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है बच्चे, रियल। तिरछी लाइन हो गई भाई, सीधी करना पड़ेगी इसे। ठीक, प्रतिबिंब बन रहा है आभासी। ठीक है, अच्छा मेरे से पहले क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ये नहीं कि मैं अकेला ही करता रहूं, आपको भी करना है। तो ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, हमने किरण आरेख बना दिया है। आधे क्वेश्चंस हो गए, अराउंड 15 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, अराउंड 15वां क्वेश्चन चालू हो गया। मुझसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में परावर्तित किरण का पथ दिखाने के लिए एक किरण आरेख बनाइए, और उत्तल दर्पण पर, यदि हम बात करें किसकी, उत्तल दर्पण की, किसकी बात करें, उत्तल दर्पण की, तो मुख्य अक्ष से 0 डिग्री का कोण बनाते हुए ध्रुव पर टकराती है। मतलब मुख्य अक्ष से आती है, 0 डिग्री का कोण बनाती है और इसके ध्रुव पर टकराती है। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के से 0 डिग्री का कोण बनाती है, इसके ध्रुव पर टकराती है। तो बेटा ये कौन सा दर्पण कौन सा दिया, उत्तल, तो ये बना दिया हमने उत्तल दर्पण। ठीक है, ये बना दिया हमने उत्तल दर्पण। ठीक, तो ये प्रकाश किरण बोली गई है, जो हमसे प्रकाश किरण बोली गई है, वो कहाँ पर आ रही है, इसके ध्रुव पर टकरा रही है। ठीक है, तो बेटा देखना बहुत अच्छी बात बोली है इसमें कि एक प्रकाश किरण ऐसी आती है ना, कहाँ से आती है बच्चे, ध्रुव पर आती है, तो वह वापस चली जाएगी।
अरे 0 डिग्री का कोण बना रही है ना, 0 डिग्री का कोण बना रही है ना अक्ष के सापेक्ष। यदि अक्ष के सापेक्ष 0 डिग्री का कोण बना रही है तो यहीं आप अभिलंब बनाओगे, तो अभिलंब के सापेक्ष भी 0 डिग्री का कोण बनेगा, और यदि अभिलंब के सापेक्ष भी 0 डिग्री का कोण बनेगा तो ये 0 डिग्री पर वापस आ जाएगी। दूसरा यदि ये फोकस की तरफ निर्देशित है तो ये बना दिया हमने दर्पण, ठीक है, ये बना दिया हमने दर्पण। और कहां पर इंगित है, कहां पर है पॉइंटेड, ये पोल पर, ठीक, ये फोकस की तरफ इंगित है, ठीक है, फोकस की तरफ इंगित है। अब यदि ये फोकस की तरफ दिखेगी तो ये फोकस के सापेक्ष जा रही है, लेकिन कैसी हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक है। अब तीसरा मुख्य अक्ष के समांतर है। लो भाई, यदि हम बनाते हैं एक कौन सा दर्पण दिया है, उत्तल दर्पण दिया, यदि हम बनाते हैं एक उत्तल दर्पण, ये बना दिया हमने उत्तल दर्पण बेटा, ठीक है, यहाँ पर बना दिया पोल, यहाँ फोकस और यहाँ पर केंद्र, तो मुख्य अक्ष के समांतर है। तो यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो फोकस, ठीक है, ये फोकस से होती हुई जाती प्रतीत होती है। 15 क्वेश्चंस हो गए हैं, 15 क्वेश्चन हो गए। 16वें क्वेश्चन को पॉज करो और सॉल्व करो। 16वां क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत बार एग्जाम में आया है। इसका मैं छवि निर्माण नहीं बनाऊंगा, इसका मैं किरण आरेख आप बनाओगे, ठीक है, क्योंकि किरण आरेख से संबंधित बहुत सी बातें कर चुके हैं। क्वेश्चन कहता है कि 4 सेंटीमीटर आकार की एक वस्तु, तो ऑब्जेक्ट का आकार कितना दिया है बच्चे, 4 सेंटीमीटर। एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, मतलब फोकस दूरी कितनी दी है बच्चे, 15 सेंटीमीटर। और कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो इसलिए मैंने फोकस दूरी को माइनस में लिया। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो वस्तु की दूरी, अब देखो एक चीट ट्रिक है कि चाहे अवतल हो, चाहे उत्तल हो, चाहे समतल हो, कैसे भी तल का दर्पण हो, आपको फोकस जो वस्तु की दूरी है वो हमेशा माइनस में लेना है। वस्तु की दूरी क्या लेना है, माइनस में लेना है। अब हमें क्या, स्पष्ट छवि प्राप्त करने के लिए स्क्रीन को कितनी दूरी पर बनाना चाहिए। अच्छा, मतलब हमें इतना बताना है कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बना है। हमें स्पष्ट छवि चाहिए, वास्तविक छवि चाहिए, तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर लेना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो यू वी और एफ के मध्य संबंध 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। एफ का मान कितना दिया है, माइनस का 15। v का मान कितना दिया है, v का मान तो निकालना है ना, और u का मान कितना दिया है, माइनस का 25। तो -1/15 इज इक्वल टू v प्लस माइनस 1/25। इसे उठाकर यहाँ ले आइए, प्लस का हो जाएगा, तो 1/25 माइनस 1/15 इज इक्वल टू v। अब 15 और 25 का एलसीएम आएगा 75। 25 से 75 डिवाइड करो 3 बार जाएगा, 15 से 75 डिवाइड करो 5 बार जाएगा, तो -2/75 इज इक्वल टू 1/v। जब मैं 75 से 2 का भाग दूंगा ना, जब मैं 75 से 2 का भाग दूंगा तो मेरा जो आंसर है वो आने वाला है -37.5 सेंटीमीटर। कृपया कर इसका भाग देकर आप देख सकते हैं, आप इसका भाग देकर देख सकते हैं, इसलिए घबराना नहीं बिल्कुल। अब बेटा छवि का आकार ज्ञात करना है। छवि का आकार मतलब प्रतिबिंब का आकार ज्ञात करना है, ठीक है। तो आवर्धन का सूत्र लगाते हैं हम, I/O इज इक्वल टू -v/u। I का मान हमें ज्ञात करना है, O का मान कितना दिया है 4, और माइनस, ठीक है, माइनस v कितना आया है -37.5, और U कितना आया है, U का मान आया है 4, ठीक है। तो बच्चे देखो माइनस प्लस U का मान 4 आया है क्या, U का मान 25 है, वही तो U का मान 4, मैंने कहा ये तो आंसर ही 37.5 आ गया। तो U का मान कितना आ गया, माइनस का 25, माइनस से माइनस उड़ा दो, ठीक। तो -37.5 इंटू में 4/25, इससे इंटू में 10 कर दो तो 375, 19 बार गया, 19 बार गया, ठीक है। इंटू में 4 को भी मैं उड़ा देता हूँ, 2/5, तो 25/5। अब बच्चे इसका गुणा करके देख लेना, लगभग 0.19/125 पॉइंट में आंसर आएगा, है ना, पॉइंट में आंसर आएगा। इमेज का आकार 37 इंटू में नहीं, पॉइंट में नहीं आएगा, लगभग 6 आंसर आना चाहिए इसका। कुछ गड़बड़ हो रही है बेटा, ठीक है, गिव मी अ मिनट, कैलकुलेशन में कुछ जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाती है। vi इज इक्वल टू
ऑब्जेक्ट आकार 4 सेंटीमीटर है, वी का आकार -37.5 है, और हाँ -25। ओके 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 ओके। तो इस स्थिति में आप जब इसे सॉल्व करोगे ना, तो वी का आकार, जो इमेज है ना उसका आकार, देखो वस्तु का आकार कितना दिया है 4, और वस्तु के आकार के सापेक्ष जो प्रतिबिंब का आकार है वो आएगा -6 सेंटीमीटर। कितना आएगा बच्चे? -6 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, ओके सॉरी आपका 1 मिनट वेस्ट किया। अब 16वां क्वेश्चन खत्म हो गया। 17वां क्वेश्चन मेरे से पहले आपको सॉल्व करना है। 17वां क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सुनते से आंसर देना कि यदि कोई वस्तु 60 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया है? वक्रता त्रिज्या कितनी दी है? 60 सेंटीमीटर, और उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। तो किस में लेंगे बच्चे? प्लस में। तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? 30 सेंटीमीटर। और किस में लेंगे बच्चे? प्लस में। और वस्तु कितनी दूरी पर रखा है बच्चे? वस्तु रखा है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो छवि की स्थिति मतलब v निकालना है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v तो हमें निकालना है, प्लस 1/u। u कितना दिया है? 1/u है ना। तो बेटा देखो f का मान कितना दिया है? 30। v का मान हमें नहीं पता, और u का मान हम निकाल दें 1/10। तो इसको यहाँ ले आओ, तो 1/30 माइनस 1/10, तो 30 और 10 का एलसीएम कितना आ रहा है? ये आ जाएगा 30। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 1 -3 इज इक्वल्स टू 1/v। तो -3/30 इज इक्वल्स टू 1/v। तो v का मान कितना आ रहा है? -10 सेंटीमीटर। लो भाई, तो C इज द राइट आंसर। मुझसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो भाई साहब ठीक है, छवि की स्थिति 1 मिनट में चेक कर लूँ, नहीं तो फिर कुछ गड़बड़ हो गई हो। 1 - 3 2 होता है, वही तो। सॉरी मेरे बच्चों, लगता है आप लोगों से बात करना पड़ेगी। 1 - का 2/30 इज इक्वल्स टू 1/v। तो छवि की स्थिति क्या होगी? ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेना और राइट आंसर टिक कर देना। ठीक, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यार बहुत देर हो गई, मैं बहुत देर से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे आपसे बात करना पड़ेगी, तभी मेरे में वापस एनर्जी मेंटेन होगी। एनर्जी कभी खत्म होती है जब मेंटेन होगी क्या। अब क्वेश्चन को पढ़ो। एक डॉक्टर हैं जिन्होंने एक चश्मा बनाने के लिए दिया है, किसी की आंख में दिक्कत है। यदि चश्मा बनाना है ना, तो चश्मे की जो क्षमता है वो कितनी रखना है? +1.5। प्लस कितनी रखना है? 1.5। प्लस कितनी रखना है? 1.5। तो भाई साहब हमें उस लेंस की फोकस दूरी बताना है, और ये बताना है कि लेंस अपसारी है अभिसारी है। लेंस अपसारी है अभिसारी, बात है अभी करेंगे, क्वेश्चन कर लें। तो बेटा देखो, पावर क्षमता कितनी दी है? +1.5 डायोप्टर, है ना। अब बच्चे देखो, पावर इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 पावर। ठीक है, तो पावर कितनी दी है? 1.5, उड़ा दो उसे। ठीक है, तो कितना आ गया? 2/3। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई? 2/3। 2/3 ये किस में थी बच्चे? ये किस में थी? मीटर में। जब आप 2/3 को सेंटीमीटर में बदलोगे ना, तो 0.66 सेंटीमीटर। 0.66 सेंटीमीटर। अधिक जानकारी के लिए कृपया कर इसका 100 से गुणा कर देखें, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा। अब लेंस अपसारी है अभिसारी? क्योंकि प्लस में है तो ये प्रकाश किरण को अंदर मतलब अक्ष की तरफ मोड़ रहा होगा, और यदि अक्ष की तरफ मोड़ रहा है ना, तो जो लेंस होगा ना वो होगा अपसारी। कैसा होगा बच्चे? अपसारी। कैसा होगा बच्चे? अपसारी। ठीक है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस एक ऐसा लेंस होता है, उत्तल लेंस एक ऐसा लेंस होता है जो कि प्रकाश किरण को अंदर की तरफ मोड़ता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, बिना समय व्यर्थ किए। 15 सेंटीमीटर फोकस लंबाई का एक अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। लेंस की बात हो रही है बेटा, तो फोकस दूरी कितनी दी है बच्चे? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अवतल लेंस है, याद रखना अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी आप कैसी लोगे बच्चे? माइनस में। ठीक है, और 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक छवि बनाता है, तो v कितना दिया है बच्चे? -10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर रखी है? तो u का मान हमें निकालना है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कौन सा सूत्र यूज करेंगे? लेंस सूत्र यूज करेंगे। तो लेंस का जो सूत्र है वो कहता है
कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। क्या आपके पास f का मान है? हाँ बिल्कुल है f का मान। क्या आपके पास v का मान है? हाँ है बिल्कुल हमारे पास v का मान। क्या आपके पास u का मान है? तो बोल दो u का मान है या नहीं। तो u का मान नहीं है, जब ही तो हमें निकालना है। तो इसे उठाकर यहाँ ले आइए, इसे उठाकर यहाँ ले आइए, थोड़ी बहुत तिकड़म बिठा दो, 1/u को उठाकर यहाँ ले आओ, ठीक है। तो यहाँ क्या बचता है, 1/15 यहाँ आ गया, तो ये प्लस का 1/15 हो गया, और माइनस का क्या हो गया, 1/10। एलसीएम ले लो, 15 और 10 का एलसीएम। यार 15 और 10 के एलसीएम का ही क्वेश्चन है क्या आज, ठीक है। 15 और 10 का एलसीएम 30 आ जाता है, 15 और 10 का एलसीएम 30 आ जाता है, ठीक है। तो 15 से 30 को डिवाइड कर दो, कितनी बार जाएगा ये, 2 बार जाएगा। 10 से 3 बार जाएगा, तो -1/30। तो 1/u इज इक्वल टू -1/30। तो u का मान कितना आ गया, -30 सेंटीमीटर। तो वस्तु कितनी दूरी पर रखी है, -30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। वस्तु कितनी दूरी पर रखी है बच्चे, -30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। 19 क्वेश्चन होगा यार, अराउंड एक घंटा होने वाला है, ठीक है। अब क्वेश्चन को चुटकियों में आंसर दोगे आप। क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन कहता है कि 20 नंबर का क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने 2f पर रखा जाता है, कहां पर रखा जाता है बच्चे, 2f पर रखा जाता है, तो छवि का स्थान क्या होता है। तो बेटा यदि किसी वस्तु को 2f पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब भी कहां बनता है बच्चे, 2f पर बनता है। याद रखना, अधिक जानकारी के लिए समरी सीरीज को देखकर आए। तो f पर, f और ऑप्टिकल केंद्र के बीच अनंत पर, तो बेटा ये 2f है, ठीक है, 2f। तो a इज द राइट आंसर, ठीक है। ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना, बढ़िया। वैसे तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर इसे 2f ना कर दो, अगर आप इसे 2f नहीं करते हो ना, तो d सही जवाब हो जाता है हमारा, ठीक है। तो आप d, और यदि ये 2 लिखा होता है तो 2f हो जाता, तो d उपरोक्त में से सही। अगर वहां पर 2 लिखा होता तो 2f, नहीं तो उपरोक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि वस्तु अगर 2f में रखी है तो प्रतिबिंब भी 2f पर बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन से नंबर का क्वेश्चन है, 21 नंबर का क्वेश्चन है कि जब वस्तु को उत्तल लेंस के सामने 2f पर रखा है, ये तो रिपीटेड है भाई, रिपीटेड है, रिपीटेड है, रिपीटेड है, बढ़ा दो उसे। हाँ, अब अच्छा अगला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये वायु है, मतलब हवा है, हवा से कहाँ प्रवेश करता है बच्चे, कांच में प्रवेश करता है। तो यदि प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करता है तो ये हवा से कहाँ प्रवेश करता है, कांच में। जाना चाहिए इसे सीधा, जाना चाहिए इसे सीधा, लेकिन क्या ये सीधा जाएगा, बिल्कुल नहीं, ये अभिलंब है। ये भाई साहब हवा मतलब विरल और कांच मतलब सघन, तो कौन से माध्यम में प्रवेश कर रहा है बच्चे, सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है। कौन से माध्यम में प्रवेश कर रहा है, सघन माध्यम में। तो ये लो सघन माध्यम में, तो हमें मिल गया ये कोण I और ये कोण R। तो एंगल I का मान ज्यादा होगा R से, तो बच्चे इस स्थिति में एंगल I मतलब आपतन कोण बड़ा होगा अपवर्तन कोण से। कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है बेटा। अगर आप डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप डायरेक्टली ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो ना, तो नहीं कर पाओगे। मैं आपसे कह रहा हूं कि समरी सीरीज के लेक्चर को पूरे ध्यान से देखना, वहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट, समरी सीरीज के सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए गए हैं समरी सीरीज में। अगर आपने वो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं तो आप आज की क्लास के क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे बेटा, याद रखना। तो समरी सीरीज के सारे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़कर आएं और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है कि किसी भी माध्यम में डूबे आयताकार कांच के स्लैब पर आपतित प्रकाश की किरण स्वयं के समांतर निकलती। कथन को प्रमाणित करने के लिए इन शॉर्ट बोलें तो हमें डायग्राम बनाना है, तो हम बना देते हैं एक आयताकार ग्लास स्लैब। ये बना दिया हमने ग्लास स्लैब। ग्लास का दिख जाए तो मैं थोड़ा सा रंग इस पर लगा देता हूँ। ये लो, ये ग्लास का आयताकार स्लैब बना दिया। अब एक प्रकाश किरण आती है, ठीक है, सीधी आ रही है या नहीं, ये लो प्रकाश किरण सीधी आती है, ठीक। अब ये प्रकाश किरण जैसी सीधी आती है ना बच्चे, तो इस बिंदु पर देखो, पहले तो नामकरण कर दो। ये कहाँ से आ रही है बेटा, ये मान लो वायु से आ रही है, ठीक है, हरे कलर की वायु दिख रही है, ठीक है। ये कहाँ जा रही है बच्चे, कांच की ओर जा रही है, ठीक है। और वापस किस में आ रही है बच्चे, वायु की ओर। और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको अपवर्तन से संबंधित बातें पता होना चाहिए। इस प्रकाश किरण को सीधा जाना था, लेकिन ये प्रकाश किरण वायु से कांच में मतलब विरल से सघन में प्रवेश कर रही है, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी।
कहाँ झुक जाएगी बच्चे? अभिलंब की ओर, और अभिलंब की ओर झुक जाती है बेटा, ठीक है। तो ये प्रकाश किरण क्या होगा? ये प्रकाश किरण एक बिंदु पर क्या हो जाती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब जब ये बाहर निकलने की कोशिश करती है, कांच से वायु की ओर बाहर निकलने की कोशिश करती है, तो कांच सघन है, ये विरल है, तो ये कैसी हो जाएगी बच्चे? कुछ इस तरह से, ठीक। अब हमें बताना है कि ये प्रकाश किरण जो है ना, ये जो प्रकाश किरण है ना, ये येलो रंग दिख रहा है, ग्रीन नहीं दिख रहा, ठीक है। अब बेटा हमें बताना है कि प्रकाश किरण जो है वो निर्गत किरण के समांतर है। तो ये लो भाई, हमने इसको एक्सटेंड कर दिया, ऑटोमेटिकली समांतर दिख रही हैं अगर आपने सारे कॉन्सेप्ट को सही से लगाया है। तो ये आपतित किरण और निर्गत किरण बिल्कुल एक दूसरे के समांतर होंगी। ये जो प्रकाश किरण आपतित होती है, ये आपतित प्रकाश किरण मल्टीपल रिफ्रैक्शंस को फॉलो करती है, अलग अलग प्रकार के रिफ्रैक्शन से होकर जाती है, जिसके कारण से ये बाहर निकलती है किसी और दिशा में, लेकिन समांतर होती है किसके? बिल्कुल सही, समांतर होती है किसके? चलो अगली की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड कहता है त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन दर्शाने के लिए एक प्रकाश किरण खींचिए, ठीक है। तो हमें एक त्रिकोणीय कांच लेना है, त्रिकोणीय कांच नहीं है, प्रिज्म हो गया, ठीक है। त्रिकोणीय एक प्रिज्म लिया और इस प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन दर्शाना है। तो एक प्रकाश किरण आती है, सीधी तो जाएगी नहीं, ये अभिलंब बना दिया बेटा, ठीक है। वायु से कहाँ आ रही है? कांच में, तो ये अभिलंब की ओर आ जाएगी, ठीक है। तो ये आधार की ओर मुड़ जाती है। अब ये प्रकाश किरण कैसी जाना चाहती है? बाहर, लेकिन ये कांच से किस में आ रही है बच्चे? वायु में, तो ये अभिलंब से कहाँ जाएगी बच्चे? दूर हट जाएगी। अब विच्छेदन कोण दिखाना है, तो ये रही आपतित किरण और ये रही निर्गत किरण, ये जो कोण बन रहा है ये बन गया विचलन कोण। ये एग्जाम में कई बार आ चुका है बेटा इस तरह का डायग्राम, एक आयताकार स्लैब का डायग्राम आता है और एक ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से करना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगेन मेरे पास जो है वो न्यूमेरिकल है। अब सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक गोलाकार लेंस से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब, देखो जैसी क्वेश्चन पढ़ते जाओ ना, गिवन लिखते जाओ। एक गोलाकार लेंस से 45 सेंटीमीटर की दूरी, तो यू का आकार, यू का मान कितना दिया है? 45 सेंटीमीटर, हमेशा माइनस लेना है। प्रतिबिंब लेंस से 90 सेंटीमीटर की दूरी बनता है, तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है बच्चे? 90 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है बच्चे? 90 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। और यदि प्रतिबिंब वास्तविक है तो ये कैसा लेंगे बच्चे? प्लस में लेंगे, ठीक है। दूरी पर स्क्रीन पर लेंस के प्रकार को पहचानिए तथा उसकी फोकल लंबाई की गणना करिए। तो पहले हम फोकल लंबाई की गणना करेंगे, ठीक है। और यदि लौ की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, यदि वस्तु की ऊंचाई, लौ क्या है? वस्तु है, तो वस्तु की ऊंचाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करेंगे, मतलब इमेज की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो पहले हम एफ निकाल लें। पहले हम एफ निकालने के लिए कौन सा सूत्र यूज करेंगे? लेंस सूत्र, ठीक है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अच्छा एक मिनट, प्रतिबिंब से 90, लेंस से प्रकाश में फोकल लंबाई, तो फोकल लंबाई मैंने -20, अच्छा ये v है बेटा, ठीक है। मैंने फोकल लंबाई लिख दिया, दैट इज v, ठीक। ये क्या है बच्चे? v है ना। हम इससे फोकल लंबाई ज्ञात कर रहे हैं, है ना। तो 1/f, तो 1/f हमें निकालना है। क्या v का मान पता है? हाँ पता है, 90। क्या u का मान पता है? हाँ पता है, 25। तो 90 और 25 का एलसीएम 90 एंड 45 का एलसीएम, 90 एंड 45 का एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चे? 90, ठीक है। तो ये आ गया 1 - 2, तो 1/f, ठीक। तो फोकल लेंथ की दूरी कितनी आ रही है? फोकल लेंथ का मान कितना आ रहा है? फोकल लेंथ का मान कितना आ रहा है बच्चे? अच्छा u माइनस था, तो माइनस माइनस, ठीक है। ये क्या हो गया बच्चे? प्लस, तो 3/90। फोकस दूरी कितनी आ जाएगी बच्चे? ओके, तो 1/f इज इक्वल टू 3/90, तो 3 से 90 कैंसिल, तो फोकल लेंथ का मान कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ का मान कितना हो गया बच्चे? 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ का मान कितना आ गया बच्चे? 10 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो आवर्धन का सूत्र उपयोग करेंगे, ठीक है। अब यदि लौ की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब का जो आकार है वो निकालना है, तो आवर्धन निकाल दें हम। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे? v/u, ठीक है। v का मान कितना है? v का मान कितना है? v का मान कितना है? v का मान है 90, ठीक है। और u का मान कितना है? u का मान कितना है? u का मान कितना है? -45, ठीक है। तो जो प्रतिबिंब है वो कितने गुना बन रहा है? 2 गुना बन रहा है। प्रतिबिंब कितने गुना बन रहा है बच्चे? 2 गुना बन रहा है। तो यदि प्रतिबिंब 2 गुना बन रहा है,
यदि प्रतिबिंब 2 गुना बन रहा है तो वस्तु का आकार कितना दिया है, वस्तु का आकार दिया है, ऑब्जेक्ट का आकार 2 सेंटीमीटर, तो इमेज का आकार बन गया -4 सेंटीमीटर। दुगना होगा ना बेटा, तो मैंने क्या कर दिया, इसका 2 से गुणा कर दिया। ठीक, अब हम बढ़ गए हैं बच्चे 24 क्वेश्चन की तरफ। ये 24वां क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम 25वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले आप सॉल्व कीजिएगा 25वां क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि वस्तु का आकार दिया है, एक 2.4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 18 सेंटीमीटर फोकल लंबाई के उत्तल लेंस, अब लेंस देखो, लेंस की बात है, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष की लंबवता रखी गई है। लेंस से वस्तु की दूरी 12 सेंटीमीटर है। तो क्या क्या ज्ञात करना है, लेंस का उपयोग करके छवि की स्थिति, आकार और पृथ्वी का पता लगाइए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो वस्तु का आकार मतलब ऑब्जेक्ट कितना दिया है बच्चे, 2.4 सेंटीमीटर। ठीक, 18 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई, तो फोकल लंबाई कितनी दी है, 18 सेंटीमीटर। और उत्तल लेंस है, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है बेटा, याद रखना। उत्तल लेंस है तो राइट हैंड वाली फोकस का यूज होगा ना, तो दैट इज पॉजिटिव। ठीक, तो मुख्य अक्ष लंबवता लेंस से वस्तु की दूरी 12 सेंटीमीटर है। तो यू कभी भी लो आप तो माइनस में ले डालना। आप तो दर्पण की बात करो या प्रतिबिंब की बात करो, यू को आप हमेशा माइनस में ले डालना। हमें क्या निकालना है, पहले तो सभी की स्थिति, आकार और प्रतीक आकार, मतलब वी निकालना है हमें। ठीक है, क्या निकालना है, वी निकालना है। फोकस दूरी दी है, यू दिया है, वी निकालना है। तो कौन सा सूत्र उपयोग करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/18 इज इक्वल टू 1/v। वी का मान तो हमें नहीं पता, यू का मान हमें पता है -18। तो बेटा अरे v का मान तो ऐसे तो अच्छा माइनस माइनस प्लस, और इसको उठाकर वहां ले जाऊंगा, उसको उठाकर यहां ले जाऊंगा, -18 v। ठीक है, हाँ मैं आज गड़बड़ ज्यादा कर रहा हूं। वन बाय 18 इज इक्वल टू 1/v और u का मान -12। ठीक है, ठीक है, ओके। तो 1/18 इज इक्वल टू 1/v प्लस का 12। इसको उठाकर यहां ले आओ, तो 1/18 माइनस 1/12 इज इक्वल टू 1/v। अब 18 और 12 का एलसीएम निकालो, 18 और 12 का एलसीएम निकालो। 18 दूनी 36 और 12 तिया 36, तो 36। तो 18 दूनी 36 और 12 तिया 36। ठीक है बेटा, तो -1/36 इज इक्वल टू 1/v। तो v का मान कितना आ रहा है बच्चे, v का मान आ रहा है -36 सेंटीमीटर। v का मान कितना आ रहा है बच्चे, -36 सेंटीमीटर। v का मान 36 सेंटीमीटर आ गया। अब तो छवि की स्थिति आ गई, अब हमें आकार निकालना है। तो पहले आकार निकालने से पहले आवर्धन निकाल लें। तो m इज इक्वल टू v/u। तो v का मान कितना आया है, -36, और u का मान कितना था, u का मान -12 था। ये लो भाई, तो m का मान कितना आ गया, 3। तो m अगर 3 है और वस्तु का आकार दिया है 2.4, m अगर 3 है तो वस्तु का आकार दिया है 2.4, तो जो प्रतिबिंब का आकार है वो m इंटू ओ हो जाएगा। ठीक, तो 3 गुणा ये कितना दिया है 2.4, तो 24 दिया 72, 7.2 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब बनेगा, इस आकार का प्रतिबिंब बनेगा। देखो बेटा मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, सुपर 30 ये जो मास्टर 30 सीरीज है ना, मास्टर 30 सीरीज आपकी प्रैक्टिस के लिए डिजाइन की गई है, और आप प्रैक्टिस तभी कर पाओगे जब हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं यहाँ पर सारे के सारे, और ये क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको कॉन्सेप्ट आता होगा। अब यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, यदि आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता है, या तो क्या करें, बिल्कुल चिंता ना करें, समरी सीरीज में जाएं। समरी सीरीज में सारी कॉन्सेप्ट आपको डिटेल के साथ मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला क्या कहता है, एक 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 12 सेंटीमीटर फोकस। सेम क्वेश्चन है लास्ट वाले की तरह, सेम तरीका है लास्ट वाले की तरह, एंड आई होप आप मुझसे पहले क्वेश्चन को कर लोगे। एक 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, तो यू का आकार कितना दिया है बच्चे, 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, 12 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाले, तो एफ का आकार कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, और प्लस में उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष की लंबवता रखी है, मुख्य अक्ष की लंबवता रखी। ठीक है, लेंस से वस्तु की दूरी 8 सेंटीमीटर है, तो वस्तु की दूरी -8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेंस सूत्र का उपयोग करने वाली छवि की स्थिति और आकार पता लगाइए। ठीक है भाई, 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, 12 सेंटीमीटर फोकल, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष की लंबवता रखी है। ठीक, तो हम छवि की स्थिति पता लगाते हैं, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक,
तो ये u है, ये o है ना, ये वस्तु का आकार है। तो बेटा देखो o 5 सेंटीमीटर, तो 1/12 इज इक्वल टू 1/v। v तो हमें निकालना है, और u का मान कितना दिया है, u का मान बच्चे 1/8। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले किया है यार। अच्छा 18 था यहाँ पर, ये 8 दिया है। पिछले वाले में 18 था, इसे मैं 8 कर दिया। वही तो मैंने कहा सेम क्यों लग रहा है। तो बेटा u माइनस में लेंगे, तो 1/12 इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/8। इसको उठाकर यहाँ ले आइए तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1/8। अब मुझे बताइए 8 और 12 का एलसीएम क्या आएगा। तो 8 तिया 24 और 12 दूनी 24, ठीक है। 8 तिया 24 और 12 दूनी 24। अच्छा ये माइनस है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आकर ये किस में हो गया बच्चे, माइनस में हो गया, ठीक। तो ये 24 एलसीएम आ गया हमारा, ठीक। 24 जब एलसीएम आ गया ना, तो 12 दूनी 24 और 8 तिया 24 इज इक्वल टू 1/v। तो 2 - 3 -1/24 इज इक्वल टू 1/v। तो v का मान कितना आ रहा है, v का मान कितना आ रहा है, v का मान आ रहा है -24 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चे। v का मान क्या आ रहा है, -24 सेंटीमीटर। और यदि v का मान -24 सेंटीमीटर आ गया है, तो आप इसका आवर्धन निकालिए और आप प्रतिबिंब का आकार निकालिए। मैं आपको आवर्धन बताऊं, v/u आएगा, तो 24 3 आएगा और प्रतिबिंब का आकार 15 आएगा, ठीक है। 3 आएगा और प्रतिबिंब का आकार कितना आएगा, 15 आएगा। बच्चे देखो फ्लो में एरर्स हो जाते हैं। जब हम क्वेश्चन करने बैठते हैं ना, जैसे कई जगह मैं भी 1-2 जगह गलत करते करते, लेकिन क्या होता है मैं चेक जल्दी कर लेता हूँ, पर आपको इतनी फास्ट कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा, मैं चेक जल्दी कर लेता हूँ। क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन पानी पीने का नहीं कहता, क्वेश्चन पढ़ो इतनी देर में और मुझसे पहले खुद सॉल्व करो। क्वेश्चन कहता है कि 6 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु 5 सेंटीमीटर फोकल लंबाई के अवतल लेंस है बेटा, ठीक है, ये मुख्य अक्ष के लंबता रखी है। तो मैं आपको गिवन डाटा देता हूं, ठीक है। मैं आपको गिवन डाटा देता हूं कि 6 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु, तो वस्तु का आकार कितना दिया है बच्चे, वस्तु का आकार कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। तो वस्तु का आकार कितना दिया है बच्चे 6 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ कितना दिया है बच्चे 5 सेंटीमीटर। और लेंस कौन सा है, अवतल लेंस है। लेंस कौन सा है बच्चे, अवतल लेंस है। लेंस कौन सा है बच्चे, अवतल लेंस है। तो लेंस अवतल लेंस है, तो लेफ्ट हैंड वाला फोकस यूज होगा, और जब लेफ्ट हैंड वाला फोकस यूज होगा तो हम यहाँ क्या लगाएंगे बच्चे, माइनस। और यदि लेंस से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, तो छवि की स्थिति ज्ञात कीजिए। मैं आपको डायरेक्ट आंसर दे रहा हूं, आप सॉल्व करना। तो 1/f -1/5 और -10, तो इसका जो आंसर आएगा माइनस का 1/5 और माइनस प्लस का 1/10, 5/10 का -3/10। तो इसका जो आंसर आएगा -3.3 सेंटीमीटर आएगा। सेम क्वेश्चन है तीसरा पैटर्न। अब देखो बेटा, यहां से जब इसका मान आ गया ना, तो इमेज का आकार आप निकालिए, आवर्धन का मान भी आप निकालिए, क्योंकि लगातार 4 क्वेश्चन सेम पैटर्न के हैं। अब आखिर के 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तीसरा क्वेश्चन 28वां क्वेश्चन कहता है कि 4 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, एंड इसके बाद नए पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे। चलो इस क्वेश्चन को मैं करा देता हूं, इसके बाद के सारे क्वेश्चन आप करोगे। सारे तो नहीं करोगे, पैटर्न अगर सेम हुआ तो आप करोगे कि 4 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु, तो वस्तु का आकार कितना है बच्चे 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो u का आकार कितना दिया है -30 सेंटीमीटर। यदि लेंस की फोकल लंबाई 15 सेंटीमीटर है, अवतल लेंस और फोकल लंबाई कितनी दी है 15 सेंटीमीटर, कितनी दी है 15 सेंटीमीटर, फोकल लंबाई 15 सेंटीमीटर और लेंस कौन सा है अवतल। तो बेटा प्रकाश किरण जाएगी, प्रकाश किरण जाएगी दूर की तरफ बढ़ जाएगी। प्रकाश किरण जब दूर की तरफ आ जाएगी तो फोकल दूरी हमें नेगेटिव लेना पड़ेगी, ठीक है, नेगेटिव लेना पड़ेगी। तो छवि की दूरी अर्थात v बताना है, अर्थात v बताना है, ठीक है। अच्छा इसका प्रकृति आप ठीक है बताएंगे अपन, और आकार, ठीक है। तो बच्चे देखो पहले तो फोकस दूरी निकाल लें, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v - 1/u, ठीक। तो 1/f का मान कितना दिया है -15,
v का मान तो हमें निकालना है ना, और u का मान कितना दिया है -30, ठीक। तो -1/15 इज इक्वल्स टू 1/v और -30, ठीक है। इसे यहाँ ले आइए तो ये माइनस का हो गया, तो माइनस का 1/30 माइनस का 1/15 इज इक्वल्स टू क्या आ गया 1/v। तो 30/15 एलसीएम कितना हो जाएगा 30 -2 सॉरी दैट इज -1 और दैट इज -2। तो बच्चे -3/30, तो v का मान कितना आ रहा है, v का मान कितना आ रहा है, v का मान आ रहा है -10। तो v का मान कितना आ गया, दैट इज -10 सेंटीमीटर। ये आ गया बच्चे v का मान, ठीक है। 28वें नंबर का क्वेश्चन है ये। हाँ, अब बच्चे देखो, प्रकृति वास्तविक है ना, बनने वाली छवि का आकार के लिए हमें आवर्धन निकालना पड़ेगा। आवर्धन का सूत्र क्या होता है v/u। तो v का मान क्या आया है बच्चे -10 और u का मान कितना था -30। ये लो 1/3, ठीक। तो I इज इक्वल टू m इंटू में o, ठीक है। m कितना है 1/3 और वस्तु का आकार कितना है 4, तो वस्तु का आकार 4/3 सेंटीमीटर। इसे आप जब और ज़्यादा सॉल्व करोगे ना बेटा, ठीक है, और ज़्यादा सॉल्व करोगे तो +1.3 आंसर आएगा, +1.3 आंसर आएगा। अब बिल्कुल नए पैटर्न के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि गोलाकार दर्पण के मामले में, मतलब वस्तु की ऊंचाई, छवि की ऊंचाई तथा, अरे यार इतना टफ क्वेश्चन कोई देता है क्या, इतना टफ क्वेश्चन कोई देता है क्या। क्वेश्चन कहता है गोलाकार दर्पण के मामले में वस्तु की ऊंचाई, छवि की ऊंचाई, वस्तु की दूरी और छवि की दूरी। लो भाई साहब, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। एक संबंध तो ये आ गया। अब छवि की ऊंचाई, वस्तु की दूरी और छवि की दूरी, m इज इक्वल टू, m बहुत बड़ा m लिखा गया, m इज इक्वल टू I/o। लो भाई, दोनों संबंध आ गए। ऊपर वाला कहलाता है दर्पण सूत्र, दर्पण की बात कर रहे हैं तो प्लस लगाया है, लेंस की बात करते तो माइनस लगाते, ठीक है। यहाँ लेंस की बात करते तो माइनस। अब बच्चे देखो m इज इक्वल टू I/o, ठीक। अब ये हो गया। अब आखिरी क्वेश्चन, शायद आखिरी आएगा 30। हाँ, ये 30 नंबर का क्वेश्चन, 30 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है 1.5। तो a म्यू g का मान कितना दिया है 1.5। प्रकाश की गति में संबंध में, मतलब हमें इसका वेग से संबंध निकालना है प्रकाश की गति से। तो बेटा a म्यू g इज इक्वल टू क्या होता है c/v। तो v इज इक्वल टू c/ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब अपवर्तनांक a म्यू g। c का मान कितना दिया है, c का मान तो दिया ही नहीं है, ये तो हमें पता होता है, ठीक है। c मतलब प्रकाश की गति, अर्थात a म्यू जी कितना दिया है 1.5। मतलब ये बोलता है कि कांच में प्रकाश की गति वायु में प्रकाश की गति का 1/1.5 गुना होगा। तो प्रकाश की गति कितनी आ जाएगी कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो मेरे प्यारे भोले भाले क्यूट से बच्चों, अब बेटा सारे क्वेश्चन को आप देखोगे नहीं, सारे क्वेश्चन को करोगे। समरी सीरीज में हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन, हर एक क्वेश्चन के बारे में आपको बताया गया है, हर एक क्वेश्चन के बारे में आपको बताया गया है, हर एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के वहाँ रिवाइज कराया गया है। एंड आई होप आपने सारे क्वेश्चंस को करा होगा, मेरे से पहले करा होगा। देखो अराउंड 1 घंटा 15 मिनट में हमने 30 क्वेश्चंस किया। एंड आई विश एंड आई होप आपने सभी क्वेश्चंस को डेडिकेशन के साथ सॉल्व किया होगा। तो इसी के साथ आज की क्लास 30 क्वेश्चंस की यही समाप्त होती है। मिलते हैं अब नए चैप्टर के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू मेरे प्यारे बच्चे, बाय बाय।